गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा और मैं श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की वीडियो से। और इस बीएससी सेकेंड ईयर के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएनए के बारे में, पूरी डिटेल में स्ट्रक्चर, पूरे इसकी कैसे इसका निर्माण हो रहा है, कहाँ कहाँ ये उपस्थित है, सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने मैसेंजर आरएनए और जो ट्रांसफर आरएनए था उसके बारे में देखा था, और आज हम स्टडी करेंगे राइबोसोमल आरएनए के बारे में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं राइबोसोमल आरएनए को। सबसे पहले बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की खोज की। तो ध्यान रखिएगा, राइबोसोमल जो आरएनए है उसकी खोज का श्रेय दो वैज्ञानिकों को दिया जाता है। पहले का नाम है टीसीयर्स और दूसरे का नाम है वॉटसन। तो टीसीयर्स और वॉटसन ने 1958 में, सन 1958 में किसकी खोज की है? राइबोसोमल आरएनए की। ठीक है। किसकी खोज की है? राइबोसोमल आरएनए की। और इनके अनुसार यह आरएनए का ऐसा प्रतिरूप है जो सर्वाधिक क्या है? स्थायी है। मतलब क्या है? स्टेबल है। किनकी तुलना में? ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए, इन दोनों की तुलना में राइबोसोमल आरएनए ज्यादा स्थायी या ज्यादा स्टेबल होता है। किसके अनुसार? टीसीयर्स और वॉटसन के अनुसार। ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए की खोज का श्रेय हम देते हैं टीसीयर्स और वॉटसन को। इन्होंने सन 1958 में राइबोसोमल आरएनए की खोज की है। ठीक है। और इनके अनुसार जो राइबोसोमल आरएनए है वो सर्वाधिक स्थायी प्रकार का क्या है? आरएनए है। ठीक है। सबसे ज्यादा स्थायी प्रकार का आरएनए किसको बताया इन्होंने? राइबोसोमल आरएनए को। ये कहते हैं कि किसी भी सामान्य कोशिका में जितने भी आरएनए पाए जाएंगे उन आरएनए का 80% जो भाग होगा वो किसका बना होगा? आरएनए का, मतलब राइबोसोमल आरएनए का। तो राइबोसोमल आरएनए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, राइबोसोमल मतलब ये किस में पाए जाएंगे? राइबोसोम में। तो इस आरएनए के द्वारा राइबोसोम के 40 से 60% भाग का निर्माण किया जाता है। ठीक है। यह जो राइबोसोमल आरएनए है, आरएनए है, यह आरएनए राइबोसोम के 40 से 60%, 40 से 60, 40 से 60% भाग का क्या करता है? निर्माण करता है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है आरएनए या राइबोसोमल आरएनए का मुख्य कार्य क्या होगा? राइबोसोम का निर्माण करना। ठीक है। ये इसका क्या है? परिचय। तो खोज के बारे में बताया, सर्वाधिक स्थायी बताया, आरएनए में जो सबसे ज्यादा होगा वो भी यही होगा, और राइबोसोम में टोटल राइबोसोम की संरचना का 40 से 60% भाग भी किसके द्वारा बनाया जाएगा? राइबोसोमल आरएनए के द्वारा। ठीक है। अब हम बात करते हैं आरएनए के प्रकार की या फिर टाइप्स की, कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि राइबोसोमल आरएनए किसका निर्माण करते हैं? राइबोसोम का। और हम ये जानते हैं कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और एक होते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम। दो प्रकार के क्या होते हैं? राइबोसोम। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को 70s राइबोसोम भी कहा जाता है, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम को 80s राइबोसोम भी कहा जाता है। ठीक है। ये जो 70s राइबोसोम है या ये जो 80s राइबोसोम है, ये दोनों ही केवल और केवल मात्र दो चीजों से बने होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यह जो राइबोसोम है वो दो ही चीजों से बने होते हैं। या तो ये बने होते हैं आरएनए के, और इस आरएनए के साथ क्या पाया जाता है? प्रोटीन। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन को, इन्हें सम्मिलित रूप से राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। मतलब जो आरएनए सॉरी राइबोसोम जो होंगे वो किससे बने होंगे? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है? आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होंगे या यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होंगे वो दोनों के दोनों आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि ये जो 70S राइबोसोम होते हैं ये दो भागों में या दो इकाइयों से बने होते हैं। छोटी इकाई को कहा जाता है 30S और जो बड़ी इकाई होती है उस बड़ी इकाई को कहते हैं 50S। इसी प्रकार यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है 80S वो भी दो इकाइयों से बने। छोटी इकाई को कहा जाता है 40S और जो बड़ी इकाई होती है उसे कहा जाता है 60S। ठीक है, इस प्रकार की दो इकाइयां होती हैं, ये छोटी इकाई होती है और नीचे की तरफ ये बड़ी इकाई होती है। अगर ये 70S राइबोसोम है तो ये ऊपर वाली इकाई 30 से और नीचे वाली इकाई 50S से बनी हुई होगी। और अगर ये ही 80S होता तो ऊपर वाली जो इकाई थी वो 40S से और नीचे वाली इकाई जो थी वो बनी हुई होती 60S से। तो यहां पर जो भी राइबोसोम है ये राइबोसोम दो ही चीजों से बने, या तो ये बने हैं आरएनए से या फिर ये बने हैं प्रोटीन से। इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो यहां पर जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है 70S वो दो उप इकाइयों से बने। इसी प्रकार 80S राइबोसोम भी कितनी उप इकाइयों से बने? दो उप इकाइयों से बने। यहां तक तुमने बात कर ली राइबोसोम की, लेकिन हम ये कहते हैं कि राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने हैं। तो यहां पर अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से आरएनए पाए जाते हैं इन राइबोसोमों में। उसी के आधार पर इनके क्या बताए जाते हैं? प्रकार बताए जाते हैं। वे आरएनए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे उन आरएनए को कहेंगे प्रोकैरियोटिक आरएनए, और वे आरएनए जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाएंगे उन्हें कहेंगे यूकैरियोटिक आरएनए। या फिर वे आरएनए जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में उपस्थित होंगे उन्हें कहा जाएगा प्रोकैरियोटिक आरएनए, और वे आरएनए जो यूकैरियोटिक राइबोसोम में उपस्थित होंगे उन्हें कहा जाएगा यूकैरियोटिक आरएनए। तो दो प्रकार के हमारे पास क्या हो सकते हैं? आरएनए हो सकता है। पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक आरएनए की। तो प्रोकैरियोटिक आरएनए में हमने प्रोकैरियोटिक आरएनए की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है 70S वो दो उप इकाइयों से बना है, 30S और 50S। ये जो पहली 30S इकाई है ये 16S आरएनए से बनी होती है। कौन से आरएनए से बनी होती है? 16S आरएनए से ये इकाई क्या होती है? बनी होती है। जबकि अगर हम 50S की बात करें तो यह 23S और 5S आरएनए से बनी होती है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? ये और ये तीनों क्या है? आरएनए। तो 30S जो इकाई है वो 16S आरएनए से बनी है, जबकि 50S जो उप इकाई है वह 23S और 5S आरएनए से क्या है? बनी हुई है। इधर हम बात करें अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम में तो जो 40S उप इकाई है यह बनी है 18S आरएनए से। किससे बनी हुई है? 18S आरएनए से। जबकि अगर हम 60S उप इकाई की बात करें तो यह 28S और 5S आरएनए से मिलकर बनी होती है। ये भी तीनों क्या है? राइबोसोमल आरएनए या फिर आरएनए ही है। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार ये जो राइबोसोम है ये किससे बने हुए हैं? आरएनए से बने हुए हैं। और इन राइबोसोमों में इनकी उपस्थिति के आधार पर हम दो प्रकार के आरएनए बता सकते हैं। एक आरएनए है प्रोकैरियोटिक आरएनए और एक है हमारे पास यूकैरियोटिक आरएनए। वे आरएनए जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में पाए जाएंगे उन्हें प्रोकैरियोटिक आरएनए कहेंगे, और वे आरएनए जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाएंगे उन्हें कहा जाएगा यूकैरियोटिक आरएनए। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने इस सेक्शन में खोज के बारे में
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा और मैं श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है न्यूक्लियोसोम। कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है उसके बारे में करेंगे हम स्टडी। ठीक है, तो देखिए, जब हम किसी कोशिका की बात करते हैं जब भी किसी कोशिका की बात की जाती है तो उस कोशिका के संदर्भ में जिस आनुवंशिक पदार्थ की या जिस डीएनए की हम बात कर रहे हैं वह डीएनए एक अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है जो गुणसूत्रों के अंदर पैक किया हुआ रहता है। डीएनए क्या है, बहुत ज्यादा कुंडलित है और वो किस में पैक किया हुआ रहता है, गुणसूत्रों में। ठीक है, तो ये जो कुंडलित संरचना है यानी कि यह जो डीएनए है, इस डीएनए को कोशिका में पैक करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की संरचनाओं की आवश्यकता होती है। उन्हीं संरचनाओं के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, न्यूक्लियोसोम का। क्योंकि अगर सामान्यतः किसी एक कोशिका के डीएनए की अगर बात की जाए तो इस डीएनए की जो लंबाई है वह लगभग 6 फीट तक होती है। डीएनए कितना लंबा हो सकता है, 6 फीट तक लंबा हो सकता है। अब आप जानते हैं कोशिका जो होती है बहुत छोटे आकार की होती है, तो इस 6 फीट लंबे डीएनए को एक छोटी सी कोशिका में संरक्षित करना या संग्रहित करना आसान बात नहीं होगी। अतः प्रकृति ने एक ऐसी संरचना का निर्माण किया है कि इस 6 फीट को अत्यधिक कुंडलित कर दिया, बहुत ज्यादा क्या कर दिया, कुंडलित कर दिया, जिसके कारण ये भी क्या हो गया, एक छोटी सी संरचना में परिवर्तित हो गया। और इस प्रकार बनी हुई इसी कुंडलित संरचना को कोशिका में आसानी से पैक किया जा सकता है। अब ये कुंडलित संरचना कैसे बनती है, यह कुंडलित संरचना में कौन कौन भाग ले रहा है और कहां यह उपस्थित होती है, इन सभी का अध्ययन करने के लिए हमें समझना होगा न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम संरचना क्या है, डीएनए की एक कुंडलित संरचना है, अति कुंडलित संरचना है, जिसमें डीएनए प्रोटीन के साथ क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, अगर डीएनए प्रोटीन के साथ उपस्थित होकर कुंडलित संरचना का निर्माण कर रहा है तो उस संरचना को जिस मॉडल के द्वारा दर्शाया गया है उस मॉडल को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक है, बात समझ में। तो यहां पर अत्यधिक लंबे आनुवंशिक पदार्थ को छोटे अथवा संघनित रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम किसका सहारा ले रहे हैं, न्यूक्लियोसोम का। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोसोम है, यह न्यूक्लियोसोम जो जैसे सीवीएच की अगर बात करते हैं तो कुछ गलतियां हैं, आपको कई जगह मिलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ डेट वगैरह है उनमें भी कुछ कमियां होती हैं। ठीक है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे अगर बात करें कि न्यूक्लियोसोम की, तो न्यूक्लियोसोम जो मॉडल है, इस मॉडल की खोज मान लीजिए या इस मॉडल का जो प्रदर्शन है वह सबसे पहले कॉर्नबर्ग और थॉमस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कॉर्नबर्ग और थॉमस। इन्होंने सन 1974 में 1974 में कौन सा मॉडल दिया, न्यूक्लियोसोम मॉडल। कौन सा मॉडल दिया, न्यूक्लियोसोम मॉडल। ये क्या कहते हैं, यह कहते हैं कि डीएनए जिस संरचना के रूप में कोशिका में संघनित अवस्था में पाया जाता है, आप ऐसे कैसे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे लाइनें लिख सकते हैं नोट्स में, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो मॉडल की खोज किसने की है, कॉर्नबर्ग और थॉमस ने। और कहते क्या हैं, कॉर्नबर्ग और थॉमस के अनुसार डीएनए जिस संघनित संरचना के रूप में किसी डीएनए में संग्रहित किया हुआ है या किसी कोशिका में संग्रहित किया हुआ है या किसी कोशिका में उपस्थित है, तो उस संरचना को जिस मॉडल के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा उस मॉडल को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो इन्होंने नाम, ये जो है खोज की है न्यूक्लियोसोम मॉडल की, नाम नहीं दिया है। नाम किसने दिया है, न्यूक्लियोसोम जो नाम है ये नाम दिया गया आउडेट के द्वारा। आउडेट और उसके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा क्या दिया गया है, इसका नाम। ठीक है, कब दिया गया है, 1975 में। जबकि हमारी जो सीवीएच है वह बात करती है 1925 की। सीवीएच में 1975 की जगह क्या डेट लिखी हुई है, 1925। यानी कि खोज से भी लगभग 49 ईयर्स पहले, लगभग 50 साल पहले इसका नाम दे दिया गया, जो संभव नहीं है। इसका मतलब ये गलत है। सही क्या है डेट, 1975। तो इस तरह की कुछ मिस्टेक है जो मेजर नहीं है, माइनर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज के अंदर। ठीक है, तो आउडेट और सहयोगी ने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियोसोम नाम। और आउडेट ने ही इसका एक और नाम दिया, क्या नाम दिया, न्यूकाय। इंग्लिश में कहते हैं न्यू बॉडीज। ठीक है, तो न्यूकाय या न्यू बॉडीज नाम देने वाला वैज्ञानिक भी कौन था,
आउटडेट ही था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल की। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल का सबसे पहले देखते हैं रासायनिक संगठन कि न्यूक्लियोसोम जो मॉडल है, इस मॉडल में किन किन को काम में लिया गया है, यह मॉडल किन किन पदार्थों से बना हुआ है। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोसोम की, तो ये जो न्यूक्लियोसोम है ये दो चीजों से बना हुआ है, एक तो डीएनए से और इसके अलावा एक बना हुआ है प्रोटीन से। मतलब जिस न्यूक्लियोसोम मॉडल में हम बात कर रहे हैं, जिस न्यूक्लियोसोम की हम बात कर रहे हैं, वो किस किस से बना हुआ है, डीएनए से और प्रोटीन से। हम जानते हैं भाई डीएनए का ही तो संघनित रूप है, तो डीएनए से तो बना हुआ होगा। अब डीएनए जिसमें लिपटा हुआ है या जिसके चारों ओर लिपटा हुआ है वो क्या होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, तो डीएनए होगा और क्या होगा, प्रोटीन होगा। अब ये जो प्रोटीन होते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, एक होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। दो प्रकार के प्रोटीन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, यहां न्यूक्लियोसोम जो मॉडल है उसमें सिर्फ कौन से प्रोटीन काम आएंगे, हिस्टोन प्रोटीन काम आएंगे। कौन से प्रोटीन काम नहीं आएंगे, नॉन हिस्टोन काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो हिस्टोन प्रोटीन है न्यूक्लियोसोम में वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक बनाते हैं हिस्टोन प्रोटीन का कोर पार्टिकल, मतलब केंद्रीय अणु। इसे हिंदी में क्या कह सकते हैं, केंद्रीय कण या केंद्रीय अणु। ठीक है, कोर मॉलिक्यूल या फिर कोर पार्टिकल। और एक बनाता है लिंकर प्रोटीन, यानी कि एक तो उपस्थित होता है कोर पार्टिकल के रूप में और एक होता है लिंकर प्रोटीन के रूप में उपस्थित। ठीक है, यहां पर टोटल कितनी संख्या में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, 5। मतलब 5 प्रकार के का पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन। उनमें से 4 तो होते हैं कोर पार्टिकल और एक होता है लिंकर प्रोटीन। अब वो 4 कौन कौन से हैं, वो 4 हैं H2A, H2B, H3 एंड H4। ये है 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन जो केंद्रीय अणु का या केंद्रीय कण का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। केंद्रीय अणु या फिर केंद्रीय कण का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। जबकि एक लिंकर प्रोटीन होगा जो किस रूप में होगा, H1 के रूप में। तो टोटल यहां पर कितने प्रोटीन हो चुके हैं हिस्टोन, 5। H1, H2A, H2B और H3 और H4। ठीक है, 4 ये हो गए और एक हो गया हमारे पास H1। तो यहां पर टोटल 5 हिस्टोन प्रोटीन और एक डीएनए का अणु, यानी कि एक डीएनए का रज्जु या स्ट्रैंड आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसोम बनाएंगे। इस प्रकार किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोसोम का। ये तो रासायनिक संगठन है कि भाई ऐसे ऐसे कुछ रसायन आपस में मिलेंगे और ये रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसोम बनाएंगे। बात समझ में आई यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमने देखा कि ये था इसका रासायनिक संगठन कि न्यूक्लियोसोम किस किस से मिलकर बना है। तो न्यूक्लियोसोम किस किस से बना है, डीएनए और प्रोटीन से। प्रोटीन दो प्रकार के हुए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। हिस्टोन जो प्रोटीन है वो कोर पार्टिकल और लिंकर प्रोटीन से बने हैं। कोर पार्टिकल में 4 प्रोटीन होंगे टोटल, H2A, H2B, H3, H4। और लिंकर जो प्रोटीन होगा उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, H1। ठीक है, आगे देखिए। यहां पर जो 4 प्रकार के प्रोटीन मुख्य रूप से कोर पार्टिकल बना रहे हैं वो है H2A, H2B, H3 एंड H4। इनके किनारे पर या अंतिम भाग पर नाइट्रोजन से बनी हुई क्या पाई जाती है, टेल पाई जाती है। किससे संबंधित, नाइट्रोजन से संबंधित क्या पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है इनके किनारे पर। जैसे ये हो गया H3 प्रोटीन, तो यहां पर क्या होगी, टेल होगी। किससे बनी हुई है, नाइट्रोजन से। क्या काम करती है, इनके द्वारा जीन नियमन का कार्य किया जाता है। अब जो लास्ट टाइम आरएस के एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन था कि हिस्टोन प्रोटीन में उपस्थित जो नाइट्रोजन की पूंछ होती है, नाइट्रोजन की टेल है, उसका फंक्शन क्या है। तो उसका फंक्शन क्या है, जीन का नियमन करना, जीन का रेगुलेशन करना। ठीक है, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्या पाई जाती है, इनके चारों ओर नाइट्रोजन टेल या एन टेल पाई जाती है जिसके द्वारा जीन नियमन का कार्य किया जाता है। आगे देखिए,
ये जो होते हैं चारों प्रोटीन, ये मुख्य रूप से दो ही चीजों से बने हैं, या तो लाइसिन या फिर आर्जिनिन से। तो H2 जो है उसके अंदर लाइसिन पाया जाएगा ज्यादा मात्रा में, H2B में भी लाइसिन ही पाया जाएगा, H3 में H2B में लाइसिन प्लस आर्जिनिन दोनों पाए जाएंगे। ठीक है, आर्जिनिन, अब यहां पूरा लिख दूंगा इसको, लाइसिन और आर्जिनिन दोनों पाए जाएंगे। H3 में आर्जिनिन जो होगा वो पाया जाएगा, और H4 में भी आर्जिनिन ही ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। बाकी बचा हमारे एक H1 में भी लाइसिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार अगर हम कुल मिलाकर देखें तो ये जितने भी प्रोटीन है, ये प्रोटीन दो ही चीजों से बने हैं, या तो लाइसिन से या फिर आर्जिनिन से। ठीक है, या तो बने हुए लाइसिन से या किससे बने हुए, आर्जिनिन से। ठीक, तो ज्यादातर जितने भी हिस्टोन प्रोटीन होंगे जो न्यूक्लियोसोम बनाने में काम आएंगे वो या तो लाइसिन से बने होंगे या फिर आर्जिनिन के बने होंगे। और ये जितने भी हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ये क्या कौन सी संरचना का निर्माण करते हैं, ये एक संरचना बनाते हैं। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, ऑक्टामर। ऑक्टामर मतलब अष्टांशक संरचना। कि क्या होता है, ये अणु 4 के रूप में, 4 आगे 4 पीछे, ऐसे 8 के रूप में आपस में जुड़ जाते हैं और इसके चारों तरफ डीएनए लिपट कर किसका निर्माण करता है, न्यूक्लियोसोम का। ठीक है, तो ये हमेशा किस संरचना में पाए जाएंगे, हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर या फिर अष्टांशक संरचना में पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास कोर पार्टिकल या फिर केंद्रीय अणु या केंद्रीय कण बनाने वाले 4 प्रोटीन है। कौन कौन से, एक है आपके पास H3, एक है आपके पास H4, एक है आपके पास H2A और एक है आपके पास H2B। ठीक है, तो पहली प्रक्रिया के अंतर्गत H3 और H4 आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। पहला प्रोसेस में यह आ गया H3 ऊपर और यह आ गया H4। दूसरी प्रक्रिया में H2 और H2B, H2A और H2B ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये हो गई आपकी दो प्रक्रियाएं। ठीक है, पहली प्रक्रिया में H3 और H4 आपस में जुड़ गए, दूसरी प्रक्रिया में H2A H2B भी आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। उसके बाद तीसरी प्रक्रिया में ये दोनों भी आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये हो गया H3 H4 H2A H2B। ठीक है, जिसके कारण कैसे स्ट्रक्चर बन रही है, चतुष्टांशक। कैसे संरचना का निर्माण हो रहा है, चतुष्टांशक, टेट्रामर संरचना बन रही है, चतुष्टांशक संरचना बन रही है। अब एक चतुष्टांशक तो ये हो गया, एक और दूसरी जगह कहीं पर जो चतुष्टांशक बन रहा है वो इस चतुष्टांशक के साथ आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मतलब दो चतुष्टांशक या टेट्रामर संरचनाएं आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और जुड़ने के बाद जिस संरचना का निर्माण करेंगी वो संरचना कैसी होगी, अष्टांशक या फिर ऑक्टामर। वो संरचना कैसी होगी, अष्टांशक या फिर ऑक्टामर। अब आप कहोगे 4 ही है, तो 4 नहीं है सर, ये 4 आगे दिख रहे हैं, आगे से आपको 4 दिख रहे हैं, पीछे भी 4 और हैं, इनके पीछे भी आपको 4, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे और एक इसके पीछे, 4 इसके भी पीछे हैं। ये 4 ऐसे, जैसे ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, आपस में ऐसे चिपक गए तो आपको सिर्फ सामने वाले दिखाई दे रहे हैं, पीछे भी 4 और हैं। इस प्रकार अष्टांशक संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो जितने भी हिस्टोन प्रोटीन पाए जाएंगे H1 के अलावा वो हमेशा कौन सी संरचना के रूप में उपस्थित होंगे, अष्टांशक संरचना के रूप में। इस प्रकार अष्टांशक संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। समझ में आ गया यहां तक, चलिए आगे चलते हैं। तो अष्टांशक संरचना बन चुकी है हमारी। अब अष्टांशक संरचना बन चुकी है तो ये लीजिए साहब, हम बना देते हैं हमारी अष्टांशक संरचना। H3 H2A H4 H2B। हमेशा ध्यान रखना कि H3 के नीचे H4 होगा और H2A के नीचे H2B होगा। ठीक है, इसी प्रकार पीछे की तरफ भी होंगे भाई, ये आगे हैं तो कंफर्म है 4 अणु पीछे की तरफ ही होंगे, तो ये हो जाएगा H3 यहां पर पीछे की तरफ थोड़ा सा। ठीक है, इसके भी पीछे हो जाएगा H2A, इसके पीछे हो जाएगा H4 और इसके पीछे हो जाएगा H2B। इस प्रकार 4 अणु आगे और 4 अणु का है पीछे की साइड में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई समस्या नहीं है।
इस प्रकार ये कौन सी संरचना बन चुकी है? अष्टांशक संरचना। कौन सी संरचना बन चुकी है? अष्टांशक संरचना। इस अष्टांशक संरचना का कार्य क्या है? इसी अष्टांशक संरचना का कार्य है प्रोटीन को आपस में डीएनए को आपस में संघनित करना, मतलब संकुचित करना, कंडेंस्ड करना। ठीक है, तो ये कौन सा था? H3, ये H4, ये H2A और ये H2B। नाम लिखने की आवश्यकता कतई नहीं है हमें, यहां पर हम नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है कि इनके नाम क्या क्या हैं। खत्म काम। ऐसे ही एक और ऑक्टामर होगा, बीच में यही पाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऑक्टामर आपस में पाए जाएंगे और डीएनए को क्या कर देंगे? कंडेंस्ड कर देंगे। अभी बताता हूं कैसे पाए जाएंगे, पहले इसको देखिए। ये समझ में आ गया? इसका जो व्यास है वो कितना है? लगभग 100 एंगस्ट्रॉम। इसकी जो मोटाई मान लीजिए या फिर इसकी चौड़ाई मान लीजिए वो कितनी है? लगभग 100 एंगस्ट्रॉम है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब डीएनए का अणु आएगा। ये लो साहब, ये आ गया आपका डीएनए का अणु। ये डीएनए का अणु आया, पीछे से आया, ये आगे से गया, फिर ये पीछे से गया। ठीक है, तो डीएनए का अणु ने क्या किया? डीएनए के अणु ने इसके चारों तरफ एक कुंडलन सा बना दिया। भाई कुंडलन बना दिया इसके चारों तरफ। इसको आगे से भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे ये लो, आगे से ले लो, उसको नीचे से कैसे भी ले लो, लेकिन डीएनए ने इसके चारों तरफ क्या बना दिया? कुंडलन। इसमें डीएनए का लगभग 1/3/4 अणु उपस्थित होता है। मतलब 1/3/4 कुंडलन मान लीजिए कि 1/3/4 इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए का कुंडलन। ठीक है, कितना कुंडलन है यहाँ पर? ये 1/3/4 कुंडलन है। और ये जो 1/3/4 कुंडलन है, इसमें लगभग 146 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। कितने नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं? 146 इस कुंडलन में। ठीक है, उसके बाद डीएनए बाहर निकल जाएगा इस ऑक्टामर या फिर इस ऑक्टामर संरचना से। इसे कोर पार्टिकल या फिर केंद्रीय कण कहा जाता है। ये जो है ना, ये बीच वाला, ये कोर पार्टिकल है जिसके चारों तरफ डीएनए लिपटा हुआ है। ठीक है, डीएनए बाहर निकल गया। अब डीएनए यहां से बाहर निकलकर दोबारा किसमें प्रवेश करेगा? एक और न्यूक्लियोसोम में। ये लो सर, ये रहा आपका एक और न्यूक्लियोसोम। इस बार मैं ऐसा नहीं बना रहा हूं कि भाई पीछे 4 है, आप ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, इसके चारों तरफ भी वही 1/3/4 डीएनए का अणु क्या हो जाएगा? लिपट जाएगा। ठीक है, 1/3/4 डीएनए का अणु लिपट कर फिर बाहर निकल जाएगा, फिर किसी और न्यूक्लियोसोम में क्या हो जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। इन दोनों कोर पार्टिकल को जोड़ने के लिए, इन दोनों, ये एक तरह से न्यूक्लियोसोम है, ये भी न्यूक्लियोसोम है, ये भी न्यूक्लियोसोम है, क्योंकि न्यूक्लियोसोम में क्या था? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। यहां पर इन दोनों संरचनाओं को आपस में जोड़ने के लिए एक और प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन का नाम क्या है? H1 प्रोटीन। चूंकि H1 प्रोटीन इन दोनों संरचनाओं को लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, इसलिए इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? लिंकर प्रोटीन। और इस प्रोटीन में जो डीएनए, ये डीएनए है, इस डीएनए को क्या कहा जाता है? लिंकर डीएनए। क्या कहा जाएगा? ये जो डीएनए बाहर निकला हुआ है इन दोनों कोर पार्टिकल से, इसको तो कहते हैं लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए में जो प्रोटीन है उसको क्या कहेंगे? लिंकर प्रोटीन। ठीक है, अब इस प्रोटीन में ये जो डीएनए उपस्थित है, लिंकर डीएनए, इसमें लगभग 114 नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। कुंडलन में 146 रहेंगे, लेकिन ये सिंपल वाली लाइन है, इसमें कितने होंगे? 114। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यहां पर 8 नाइट्रोजन क्षारक भी पाए जा सकते हैं। तो सही है, 8 से लेकर के 114 तक नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। मैंने आपको उच्च सीमा बताई कि कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ना आपको डायग्राम, जिसमें कोर पार्टिकल भी है, 1/3/4 का कुंडलन है डीएनए का, उसके बाद स्ट्रेट डीएनए है, फिर कुंडलन बनाना है, फिर स्ट्रेट हो जाएगा, फिर कुंडलन बनाएगा, और बीच में उपस्थित है H1 प्रोटीन। किस डीएनए के साथ? लिंकर डीएनए के साथ। इस H1 प्रोटीन को क्या कहते हैं? लिंकर प्रोटीन। तो जो आपको ये मॉडल दिख रहा है, इसी मॉडल को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक है, ये रहा एक न्यूक्लियोसोम, ये रहा दूसरा न्यूक्लियोसोम, बीच में है लिंकर डीएनए, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार क्या होंगे? सारे के सारे मॉडल होंगे। ठीक है, तो ये दिया गया था किसके द्वारा?
मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? कॉर्नबर्ग और थॉमस के द्वारा सन 1974 में। जबकि ये जो नाम था इसका, वो नाम किसने दिया था? ऑडेट और उसके सहयोगी ने। कब दिया था? सन 1975 में। तो ये है न्यूक्लियोसोम मॉडल। बात समझ में आ गई? अब इसी का एक और डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको मैं। ये डीएनए का 1 से 3/4 कुंडलन है, ठीक है। ये भी H1 इधर से आ रहा है लिंक का डीएनए, ये जा रहा है इधर से लिंक का डीएनए, ये आ रहा है और ये जा रहा है, ये वाले, ठीक है। और यहां पर उपस्थित है आपके कोर पार्टिकल के 4 प्रोटीन, किस रूप में? अष्टांशक रूप में। तो यहां पर एक ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये है H3, ये है H4, ये है H2A और ये है H2B। हमेशा H3 और H4 किनारे की तरफ होंगे, उस तरफ कभी भी नहीं होंगे जिस तरफ से या तो डीएनए प्रवेश कर रहा है या डीएनए बाहर निकल रहा है। या तो डीएनए प्रवेश कर रहा है या डीएनए बाहर निकल रहा है, उस तरफ H3 और H4 उपस्थित नहीं होते हैं। उपस्थित क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये जो H3 या H4 हैं, इनके द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं सबके चारों तरफ क्या उपस्थित है? एंटेल, बताया था नाइट्रोजन से बनी हुई क्या उपस्थित है? टेल, जो क्या कर रही है? जीन नियमन का कार्य। तो यहां पर मुख्य जो जीन नियमन का कार्य है या वेरिएबिलिटी का जो काम है, जीन नियमन मान लीजिए, कुछ परिवर्तन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो मुख्य काम कौन करेंगे? H3 और H4। इसलिए हमेशा मुक्त सिरे की तरफ, मतलब सिर्फ यहाँ पे डीएनए का कुंडलन है ना, तो यहाँ पे डीएनए प्रवेश कर रहा है ना यहां से बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है, सॉरी, प्रवेश कर रहा है H2B से और बाहर निकल रहा है H2A से, ठीक है। तो हमेशा किनारे की तरफ H3 और H4 होंगे, जबकि जहां से डीएनए प्रवेश करेगा या बाहर निकलेगा वहां पर उपस्थित होंगे H2A और H2B। ये भी आप क्या रखना ध्यान कि परिधि की तरफ कौन सा पाया जाता है, केंद्र की तरफ कौन सा पाया जाता है? परिधि की तरफ पाया जाता है H3 और H4, जबकि केंद्र की तरफ पाया जाता है H2A और H2B। तो इस प्रकार किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोसोम का। यहां तक समझ में आ गया? अब एक और चीज देखते हैं कि जिस न्यूक्लियोसोम की हम बात कर रहे हैं, इस न्यूक्लियोसोम में अगर 6 न्यूक्लियोसोम संरचनाएं आपस में जुड़ जाती हैं, कितने न्यूक्लियोसोम संरचनाएं? 6 न्यूक्लियोसोम, 3 और 3 6। ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, ये दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा, पांचवा और छठा, बीच बीच में सबके H1 प्रोटीन भी उपस्थित है। तो 6 न्यूक्लियोसोम अगर आपस में जुड़ जाते हैं और अत्यधिक कुंडलित संरचना का निर्माण करते हैं, मतलब ये जुड़ गए आपस में, 6 न्यूक्लियोसोम ले लिए और ये बहुत ज्यादा ऐसे हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, इसी के अंदर 6 न्यूक्लियोसोम उपस्थित है, ठीक है। इस 6 न्यूक्लियोसोम युक्त संरचना को एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था फिंच और क्लग। वैज्ञानिक का नाम क्या है? फिंच और क्लग। इन्होंने सन 1982 में इस 6 न्यूक्लियोसोम युक्त संरचना को क्या नाम दिया? सोलेनॉइड। क्या नाम दिया है? सोलेनॉइड। अब इनका कहना है कि यह सोलेनॉइड एक अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है जिसमें लगभग कितने न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं? 6 न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई है? ठीक है। तो ये थी सोलेनॉइड संरचना जो फिंच और क्लग नामक वैज्ञानिक ने सन 1982 में बताई। लेकिन हमें चूंकि न्यूक्लियोसोम पढ़ना था तो ये था हमारा न्यूक्लियोसोम। अभी दिखते कैसे हैं? अगर बाहर से कोशिका में इनको देखा जाए तो अत्यधिक कुंडलित संरचना के रूप में दिखाई देंगे। ये लो सर, ऐसे दिखाई देते हैं। गुणसूत्र जो होता है ना, गुणसूत्र, जैसे गुणसूत्र की संरचनाएं बनाते हैं, इस गुणसूत्र में अपन अंदर क्रोमोनिमेटा नहीं बनाते, उस क्रोमोनिमेटा पर जो आपको दानेदार क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं ना, ये वही दानेदार क्षेत्र है जिन्हें आप क्रोमोमियर भी कहते हैं ना, उन क्रोमोमियर से संबंधित है ये न्यूक्लियोसोम। ध्यान रखना। तो गुणसूत्र में जो क्रोमोनिमेटा पर जो दाने समान या कण समान संरचनाएं दिखाई देती हैं, वही वास्तव में क्या कहलाती हैं? इस प्रकार के न्यूक्लियोसोम। ठीक है। तो मैंने यहां पर सिर्फ ये शुरू वाले जो 2 थे ना, उसको ऐसे खोल के दिखा दिया। ये पूरा एक न्यूक्लियोसोम मॉडल है, पूरा का पूरा। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोसोम उपस्थित हैं, बहुत सारी सोलेनॉइड संरचनाएं उपस्थित हैं और ये अत्यधिक संगठित होकर गुणसूत्र में या कोशिका में व्यवस्थित पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये इस प्रकार दिखाई देते हैं। मैंने सिर्फ इन दोनों को पकड़ के ऐसे खोल दिया, एक ये रहा और एक ये रहा, बीच में H1 यहां पर उपस्थित हो। तो इस प्रकार ये कोशिका में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। ठीक है। अब ये क्यों है? इसका काम क्या है? तो इसका काम होता है कोशिका में डीएनए को अधिक मात्रा में संग्रहित करना।
क्योंकि अगर ये इस प्रकार पाए जाएंगे तो ही पास पास रह सकते हैं, संगठित रह सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसको खोल के रखोगे ना तो इतने लंबे हो जाएंगे कि कोशिका में ही नहीं आ सकते। तो कोशिका में डीएनए को संग्रहित रूप में बनाए रखने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? न्यूक्लियोसोम की। यह है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम। लेकिन जब कोशिका विभाजन होना होता है या कोशिका जो होती है डिवीजन करना चाहती है, विभाजित होना चाहती है, तब ये न्यूक्लियोसोम क्या हो जाता है? खुल जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे? आपस में खुल जाएंगे और फिर सेल डिवीजन में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जैसे दोबारा पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा तो पुत्री कोशिका के केंद्रक में पुनः ये किसके रूप में परिवर्तित हो जाएंगे? न्यूक्लियोसोम के रूप में। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूक्लियोसोम मॉडल। अगले में ये हमारा चैप्टर इसके साथ क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। कुछ अगर और इंफॉर्मेशन बचेंगी तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके और इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक को। चलिए, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रमाकांत शर्मा श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के वीडियो को। और इसमें आज का जो टॉपिक होगा दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डीएनए की प्रतिकृति। डीएनए की प्रतिकृति। रेप्लिकेशन को हिंदी में कहते हैं प्रतिकृति। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए की प्रतिकृति। ठीक, इसके बारे में सबसे पहले कुछ जगह 1956 डेट दी हुई है, कुछ जगह 1958 डेट दी हुई है। तो उस समय एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था फ्रांसिस क्रिक। और फ्रांसिस क्रिक ने अपने सिद्धांत सेंट्रल डोगमा जिसे केंद्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है, इस सिद्धांत में सूचनाओं का, आनुवांशिक सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह बताया। इनके अनुसार आनुवांशिक सूचनाएं डीएनए से मैसेंजर आरएनए में एवं मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन में स्थानांतरित होती हैं। ठीक है, कभी कभी आनुवांशिक सूचनाएं डीएनए में भी स्थानांतरित होती है। मतलब डीएनए मैसेंजर आरएनए के अलावा कभी कभी डीएनए का निर्माण भी कर सकता है। इस प्रकार डीएनए से डीएनए निर्माण की जो क्रिया है, इस डीएनए निर्माण की क्रिया को रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण कहते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन या फिर प्रतिकृतिकरण कहते हैं वह प्रक्रिया जिससे डीएनए का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को रेप्लिकेशन या फिर प्रतिकृतिकरण कहते हैं। इस प्रकार जो डीएनए बनता है उस डीएनए को सीडीएनए या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हिंदी में कहते हैं पूरक डीएनए। वह डीएनए जो पहले वाले डीएनए का पूरक हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब उसके साथ जुड़ने की संभावना दर्शाता हो, तो ऐसा डीएनए क्या कहलाता है? पूरक डीएनए। ठीक है, तो इस प्रकार रेप्लिकेशन प्रक्रिया द्वारा कौन से डीएनए का निर्माण होता है? पूरक डीएनए का निर्माण। ठीक है, किसने बता दिया? फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक, अब डीएनए संश्लेषण की यह जो क्रिया होती है, यह कोशिका विभाजन के एक प्रावस्था में संपन्न होती है। डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया बताइए कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में होगी? G1 में होगी, S में होगी, G2 में होगी, M में होगी, प्रोफेज में होगी, मेटाफेज में होगी, एनाफेज में होगी, टीलोफेज में होगी या फिर साइटोकाइनेसिस में होगी। इनमें से किस प्रावस्था के अंदर डीएनए संश्लेषण या डीएनए रेप्लिकेशन होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा S प्रावस्था। कोशिका विभाजन की किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो कोशिका विभाजन की अंतरावस्था जो है उसकी एस उप प्रावस्था, जिसे संश्लेषी प्रावस्था भी कहा जाता है, उसके अंदर डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, अब जिस डीएनए के रेप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं, इस डीएनए के रेप्लिकेशन को 3 भागों में या 3 विधियों में बांटा जा सकता है। पहला, रेप्लिकेशन की अर्ध संरक्षी विधि।
इंग्लिश में कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड। दूसरा संरक्षी विधि मतलब कंजर्वेटिव मेथड। और तीसरा होता है डिस्पर्सिव विधि। डिस्पर्सिव विधि या फिर इसे विशिष्ट विधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन की कितनी विधियां हो सकती हैं? 3 तरह की क्या हो सकती हैं? विधियां हो सकती हैं। एक अर्ध संरक्षी, दूसरा संरक्षी और तीसरा डिस्पर्सिव या फिर विशिष्ट विधि। अब ये तीनों क्या होती हैं उसके बारे में एक बार देखते हैं। अर्ध संरक्षी विधि वही डीएनए से डीएनए बनाएगी, संरक्षी विधि भी डीएनए से डीएनए ही बनाएगी, और डिस्पर्सिव विधि में भी हम डीएनए से डीएनए की निर्माण की क्रिया को ही देखेंगे। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई पैतृक डीएनए है, मतलब जनक डीएनए है। अगर इसमें रेप्लिकेशन की क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है इसमें? रेप्लिकेशन की क्रिया होती है, मतलब प्रतिकृतिकरण की क्रिया होती है। तो इस प्रतिकृतिकरण की क्रिया के फलस्वरूप एक डीएनए के अणु से कितने डीएनए के अणु बनेंगे? 2। रेप्लिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा एक डीएनए अणु से 2 डीएनए अणुओं का क्या होगा? निर्माण होगा, जिनमें से यदि एक स्ट्रैंड तो पुराने डीएनए का हो और दूसरा स्ट्रैंड नया आ जाए। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्लैक वाला जो है वो पुराना डीएनए है और रेड वाला नया है। तो आधा संरक्षण रहा, आधा संरक्षण मतलब इस डीएनए का आधा स्ट्रैंड पुराना है तो आधा नया है। इस स्ट्रैंड में भी वही हुआ, आधा स्ट्रैंड तो पुराना है लेकिन आधा स्ट्रैंड क्या है? नया है। ठीक है, तो अर्ध संरक्षी विधि मतलब आधा क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा, तो आधा तो पुराना रहेगा और आधा क्या आ जाएगा? नया आ जाएगा। ठीक है, तो वह विधि जिसके अंदर बनने वाले संतति डीएनए में आधे स्ट्रैंड नए और आधे स्ट्रैंड क्या होते हैं? पुराने, उस विधि को कहते हैं अर्ध संरक्षी विधि। ज्यादातर हम रेप्लिकेशन में जिस विधि का अध्ययन करेंगे, और मैसनसन और स्टॉल ने सन 1958 में जिस विधि का प्रयोग किया था वो विधि कौन सी थी? अर्ध संरक्षी विधि। और हम भी इसी विधि के आधार पर ही रेप्लिकेशन प्रक्रिया का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। दूसरी विधि है हमारे पास संरक्षी विधि या फिर कंजर्वेटिव मेथड। इस विधि में क्या होगा? वही हमारे पास क्या है? पैतृक डीएनए। इसमें क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन होगा तो क्या हो? अगर एक पूरा का पूरा डीएनए तो एज इट इज पुराना रह जाए और एक नया पुत्री डीएनए का निर्माण हो जाए, डॉटर डीएनए एक नया ही बन जाए, तो इसमें क्या हुआ? पूरा का पूरा संरक्षण हुआ है कि एक तो पुराना रहेगा एज इट इज पूरा का पूरा, एक अलग से ही नया बन जाएगा। ठीक है, तो इस विधि को क्या कहा जाएगा? संरक्षी विधि। तो संरक्षी विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें प्रतिकृतिकरण के फलस्वरूप एक डीएनए पूर्व डीएनए के बिल्कुल समान तथा एक डीएनए बिल्कुल नया निर्मित होता है, तो वह विधि कहलाती है संरक्षी विधि। रेप्लिकेशन में इसका अध्ययन नहीं किया जाएगा। तीसरी होती है विशिष्ट विधि, मतलब मिला जुला रूप। इस विधि में क्या होगा? मिला जुला रूप होगा। जैसे ये डीएनए है, इस डीएनए में क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। जैसे इस डीएनए में रेप्लिकेशन होगा वैसे ही क्या होगा? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में से कुछ खंड रहेंगे पुराने और कुछ खंड हो जाएंगे नए। ठीक है, इसे डीएनए में भी नए खंड आ चुके हैं, इसे डीएनए में भी नए खंड, पुराने खंड भी बने हुए हैं लेकिन नए खंड, मतलब एक तरह से कैसा हो गया? मिला जुला रूप। इस विधि में हमें डीएनए का क्या प्राप्त होता है? मिला जुला रूप। मतलब दोनों डीएनए क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। इसमें भी वही सेम होगा, हर एक खंड के अंदर कुछ नया
और कुछ पुराना रहेगा। तो इस डीएनए में भी क्या हो जाएगा, कुछ तो नया आ जाएगा और कुछ क्या हो जाएगा, पुराना रहेगा। इस विधि को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट विधि। ठीक है, तो हमें रेप्लिकेशन की 3 विधियां पता है। एक अर्धसंरक्षी विधि, आधा डीएनए नया आधा डीएनए पुराना, दोनों स्ट्रैंड्स के लिए, दोनों संतति डीएनए में। संरक्षी विधि में एक संतति डीएनए पुराना, बिल्कुल पुराना एज इट इज जनक के समान, और एक संतति डीएनए बिल्कुल नया। जबकि विशिष्ट जो विधि है या डिस्पर्सिव जो मेथड है उसमें हमें मिला जुला रूप दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है प्रतिकृतिकरण की 3 विशिष्ट विधि, मतलब 3 विधियां। ठीक है, अर्धसंरक्षी, संरक्षी और विशिष्ट विधि। अब यहां पर एक वैज्ञानिक आते हैं और ये वैज्ञानिक अर्धसंरक्षी विधि का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। सेमी कंजर्वेटिव जो मेथड है या जो अर्धसंरक्षी विधि है उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम भी देखते हैं कि उन वैज्ञानिक ने क्या प्रयोग किया और क्या उनके निष्कर्ष निकले। तो हम देखते हैं अर्धसंरक्षी विधि का प्रायोगिक प्रमाण। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मेथड, प्रायोगिक प्रमाण किसका, अर्धसंरक्षी विधि का। और यह प्रमाण किसने दिया है, मैसेल्सन और स्टॉल नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने सन 1958 में ई कोलाई नामक जीवाणु पर एक प्रयोग किए और उस प्रयोग के आधार पर अर्धसंरक्षी विधि को मान्यता प्रदान की एक तरह से, या फिर अर्धसंरक्षी विधि के बारे में बताया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ई कोलाई जीवाणु लिया और इस ई कोलाई जीवाणु में जो नाइट्रोजन उपस्थित थे आनुवंशिक पदार्थ में या फिर डीएनए में, इस ई कोलाई के डीएनए में जो नाइट्रोजन उपस्थित थे उन नाइट्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया किसके द्वारा, एक रेडियो समस्थानिक के द्वारा। किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, एक रेडियो समस्थानिक के द्वारा, रेडियो आइसोटोप के द्वारा। और उसका नाम क्या था, N15। जैसे ये इसका डीएनए था, इस डीएनए में इन्होंने नाइट्रोजन हटा दिए सारे और उनकी जगह नए नाइट्रोजन लगा दिए। और वो नाइट्रोजन कैसे थे, वो नाइट्रोजन थे N15, नॉर्मल N नहीं थे, उनके ऊपर क्या लिखा हुआ था, द्रव्यमान संख्या के रूप में 15। ये क्या है, समस्थानिक है इनका। ठीक है, यानी कि अब जितने भी डीएनए उपस्थित है इस ई कोलाई में वो सारे के सारे अंकित है किसके द्वारा, N15 के द्वारा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि भाई ई कोलाई लिया, ई कोलाई का आनुवंशिक पदार्थ निकाला, उसके सब नाइट्रोजन को हटा दिया, सारे नाइट्रोजन को बाहर निकाल दिया और नए नाइट्रोजन लगा दिए इसमें एक तरह से, ऐसे मान लीजिए। और वो नए नाइट्रोजन कैसे हैं, N15 वाले। मतलब अगर इसके नाइट्रोजन का अध्ययन किया जाए तो सारे नाइट्रोजन अभी क्या है इसके अंदर, N15 समस्थानिक वाले। बात समझ में आ गई यहां तक। अब आगे देखिए, अब इस ई कोलाई युक्त जीवाणु को जिसमें N15 नाइट्रोजन उपस्थित हैं उसका उन्होंने क्या किया, संवर्धन किया। क्या किया, संवर्धन किया। अभी तो क्या था, इसके डीएनए के अंदर जितने भी नाइट्रोजन थे वो सारे के सारे कैसे हैं, N15 हैं। नाइट्रोजन क्या है, N15 प्रकार के हैं। इन्होंने इसका क्या कर दिया, संवर्धन कर दिया। कौन से माध्यम पर, जिसके अंदर नाइट्रोजन कौन सा है, हल्के वाला, कौन सा, N14। ठीक है, तो कई दिनों तक या कई समय तक, लंबे समय तक इन्होंने क्या किया, N15 वाले ई कोलाई का संवर्धन किया। किस पर, N14 वाले माध्यम पर। मतलब इन्होंने एक माध्यम बनाया, इस माध्यम में इन्होंने समस्थानिक डाल दिए नाइट्रोजन के। कौन से समस्थानिक डाल दिए, N14। ठीक है, और इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप मतलब मैसेल्सन और स्टॉल क्या कर रहे हैं, इस ई कोलाई नामक जीवाणु का संवर्धन कर रहे हैं, जिसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो आनुवंशिक पदार्थ कैसा है, N15 वाला। बात समझ में आई यहां तक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब इन्होंने इसकी नेक्स्ट जाति प्राप्त की या इसकी जब संतानें प्राप्त की, संतति प्राप्त की संवर्धन के बाद, तो संवर्धन के बाद इन्होंने देखा कि इस ई कोलाई के आनुवंशिक पदार्थ के अंदर N15 और N14 दोनों के दोनों उपस्थित हैं।
कौन कौन उपस्थित है? N15 भी उपस्थित है और N14 भी उपस्थित है। भाई N15 तो कहां से आ जाएगा? जनक से, एज इट इज, जैसे जनक में N15 था वैसे के वैसे एज इट इज आ जाएगा। N14 कहां से आया है? इस माध्यम से। तो नया जो संतान होगी उस संतान का डीएनए कैसा होगा? कुछ इस प्रकार का, जिसमें एक डीएनए स्ट्रैंड तो कैसा है? N15 वाला, और जो नया डीएनए स्ट्रैंड बना है वो कैसा है? N14 वाला। मतलब एक तो जनक से प्राप्त हो गया डीएनए स्ट्रैंड एज इट इज, और एक आ गया N14 वाला नया। दूसरा जो प्राप्त होगा, दो प्राप्त होंगे, दूसरा जो प्राप्त होगा उसमें भी सेम चीज होगी। एक तो रह जाएगा एज इट इज पुराना N15 वाला, और एक आ जाएगा नया। इस प्रकार वो कहते हैं कि इस विधि के अंतर्गत क्या हुआ, जब रेप्लिकेशन हुआ डीएनए का या संतति कोशिकाओं के लिए जब डीएनए का निर्माण हुआ, तो एक स्ट्रैंड तो एज इट इज पुराना रह गया और एक स्ट्रैंड नया आ गया दोनों संततियों में। मतलब आधे स्ट्रैंड का तो क्या हो गया? संरक्षण हो गया, और आधा स्ट्रैंड क्या आ गया? नया आ गया। इस आधार पर उन्होंने किस विधि का सुझाव दिया? अर्ध संरक्षी विधि का। उनके अनुसार सूचनाओं का जो स्थानांतरण हो रहा है या कोशिका विभाजन के समय जब आनुवंशिक पदार्थ का विघटन होता है और नया आनुवंशिक पदार्थ संश्लेषित होता है, तो वह आनुवंशिक पदार्थ किस रूप में संश्लेषित होता है? अर्ध संरक्षी विधि के रूप में। तो इस प्रकार उन्होंने इस विधि का क्या किया है? वर्णन किया है। ठीक है, तो एक तरह से अर्ध संरक्षी विधि को प्रायोगिक तौर पर किसने प्रदर्शित किया है? मेसेल्सन और स्टॉल ने सन 1958 में। ठीक है, तो ये था अर्ध संरक्षी विधि का प्रायोगिक प्रमाण। ठीक है, आई होप कि चीज आपको समझ में आई होगी। ये सारा रेप्लिकेशन ही चल रहा है, अभी रेप्लिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, अभी सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है, यानी कि इसका परिचय चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिकृतिकरण या फिर रेप्लिकेशन के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो एक तरह से अब हम रेप्लिकेशन के जो प्रोसेस है, रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है, उसको प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, प्रायोगिक प्रमाण हो चुका है, तो अब प्रारंभ कर रहे हैं रेप्लिकेशन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले देखेंगे रेप्लिकेशन प्रक्रिया के लिए किस किस की आवश्यकता है, किस किस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपको रेप्लिकेशन अगर करना है, यानी कि रेप्लिकेशन की प्रक्रिया करनी है, तो आपको किस किस की आवश्यकता होगी? सबसे पहले डीएनए स्ट्रैंड की, क्योंकि रेप्लिकेशन डीएनए के बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए आपको सबसे पहले तो क्या चाहिए? डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए। किसके लिए? रेप्लिकेशन के लिए। दूसरा, इसे डीएनए स्ट्रैंड में उपस्थित हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, इसके अलावा ये डीएनए स्ट्रैंड हमेशा कुंडलित होते हैं, इस प्रकार पाए जाते हैं कुंडलित अवस्था में, तो उस कुंडलन को खोलने के लिए टोपोआइसोमरेज, और इसके अलावा गायरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? गायरेज एंजाइम। इसके अलावा डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो एक प्राइमर से प्रारंभ होता है, और वह प्राइमर आरएनए से बना होता है, इसलिए उस प्राइमर के निर्माण के लिए प्राइमेज एंजाइम की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा डीएनए के निर्माण के लिए मुख्य रूप से जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और ये डीएनए जो पॉलीमरेज है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, और इसमें जो तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, यही मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, मतलब पॉलीमराइजेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमें आवश्यकता है एसएसबी प्रोटीन की। एसएसबी का पूरा नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सारे नाम मैं आपको लिखूंगा, आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये कुंडलन को वापस रोकने के लिए, वापस ना हो कुंडलन, उसके लिए कौन से प्रोटीन की आवश्यकता है आपको? एसएसबी प्रोटीन की। इसके अलावा डीएनए खंडों को आपस में रेप्लिकेशन के बाद जोड़ने के लिए आपको चाहिए डीएनए लाइगेज एंजाइम, और इसके अलावा अगर कहीं पर कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारने के लिए डीएनए खंडों को काटना पड़ता है,
और उस काटने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियस एंजाइम। यह न्यूक्लियस एंजाइम दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। यदि किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को किनारे से काटा जाए तब तो एक्सोन्यूक्लियस काम आता है, और अगर बीच में से कहीं से काटा जाए तब काम आता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, तो ये कुछ एंजाइम है या कुछ पदार्थ हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, किसके लिए? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। अब ये कैसे पदार्थ काम कर रहे हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए टेम्पलेट कैसे यूज हो रहा है, कैसे वहां पर रेप्लिकेशन खांच बन रही है, कौन सा लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा, कौन सा लीडिंग स्ट्रैंड होगा, ओकाजा के फ्रेगमेंट्स क्या होता है, कैसे रेप्लिकेशन हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, किस किस की सहायता से हो रहा है। ठीक है, उन सब का अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां पर हमने दो तीन चीजें देखी है। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा है रेप्लिकेशन का, दूसरा हमने मेसल्सन और स्टॉल का प्रयोग देखा है, और तीसरा हमने आवश्यकताएं देखी है कि हमें किस किस की आवश्यकता है। कल का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में हम पूरे रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को एक साथ डायग्राम के द्वारा या डायग्राम की सहायता से समझेंगे। इसलिए आपको सारे नाम याद होने आवश्यक है, कि अगर सपोज दैट आपको ये नाम याद नहीं हुए तो आप वहां पर ये सोचोगे कि भाई ये कहां से आ गया। तो सारे सारा नाम आप याद रख लेना, उसके बाद कल इसके प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रमाकांत शर्मा एंड श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, और आज हम सेकेंड ईयर का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला है दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए प्रतिकृतिकरण। डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन वह प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप एक डीएनए से हम दो नए डीएनए स्ट्रैंड्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लास्ट वीडियो तक मैंने आपको बताया था कि डीएनए स्ट्रैंड्स के लिए या नए डीएनए के निर्माण के लिए तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है, अर्धसंरक्षी विधि, संरक्षी विधि और विशिष्ट विधि। लेकिन मेसल्सन और स्टॉल ने जिस विधि का प्रयोग करते हुए डीएनए प्रतिकृतिकरण के बारे में बताया था वह थी अर्धसंरक्षी विधि, और हम भी आज के इस वीडियो में डीएनए रेप्लिकेशन की जो बात करने वाले हैं या डीएनए रेप्लिकेशन की जो मैकेनिज्म समझने वाला है वो समझेंगे इसी सेमी कंजर्वेटिव मेथड पर या फिर अर्धसंरक्षी विधि पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या होता है? वह विधि जिसके द्वारा डीएनए किसका निर्माण करता है, नए डीएनए का। ठीक है, अगर डीएनए किसका निर्माण करे, किसी नए डीएनए का निर्माण करे तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, जिसके लिए हमें कुछ पदार्थों की या कुछ एंजाइमों की आवश्यकता थी, जिसकी स्टडी हमने लास्ट वीडियो में की थी। ठीक है, आज हम उन्हें यहां पर अप्लाई करेंगे और पुराने डीएनए स्ट्रैंड से नए डीएनए स्ट्रैंड का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास डीएनए का एक स्ट्रैंड होगा। ठीक है, इस डीएनए स्ट्रैंड में एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है डीएनएज एंजाइम, और डीएनएज एंजाइम द्वारा उन स्थलों की पहचान की जाएगी, उन बंधों की, यहां बीच बीच में हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे, तो डीएनएज एंजाइम क्या करेगा, डीएनएज एंजाइम इस पूरे डीएनए स्ट्रैंड में उन स्थलों की पहचान करेगा जहां पर एडेनिन और थाइमिन की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। किसकी तुलना में, गुआनिन और साइटोसिन की तुलना में। ठीक है, तो पहले चरण में क्या होगा, जब रेप्लिकेशन प्रारंभ होगा तो उस समय डीएनए स्ट्रैंड पर एक एंजाइम आकर काम करेगा जिसका नाम है डीएनएज एंजाइम। यह एंजाइम क्या करेगा, यह एंजाइम इस डीएनए के स्ट्रैंड में उन स्थलों की पहचान करेगा जहां पर एडेनिन एवं थाइमिन की संख्या गुआनिन और साइटोसिन की संख्या से क्या हो, ज्यादा हो। क्यों, क्योंकि इन स्थलों की पहचान के बाद इन बंधों के विखंडन की आवश्यकता होगी, इन बंधों को तोड़ा जाएगा जिसके कारण डीएनए खुल जाएगा, और खुलने के साथ ही डीएनए रेप्लिकेशन
प्रारंभ होगा। तो डीएनए के स्ट्रैंड्स को खोलने के लिए बीच के बंधों को तोड़ना आवश्यक है, और चूंकि हम जानते हैं द्विबंध को तोड़ना आसान है किसकी तुलना में, त्रिबंध को तोड़ने की तुलना में, इसलिए डीएनए एंजाइम उन स्थलों की पहचान करता है जहां पर एडेनिन और थाइमिन की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, पहचान के बाद जैसे मान लीजिए यहां पर क्या थे, एडेनिन और थाइमिन की मात्रा ज्यादा थी, तो यहां पर एडेनिन और थाइमिन के मध्य जितने भी बंध थे उन संबंधों को तोड़ दिया जाता है, उन बंधों को क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, जिसके कारण यहां पर एक खांच का निर्माण होता है जिसे रेप्लिकेशन फोर्क या रेप्लिकेशन खांच कहा जाता है। ठीक है, जैसे डीएनए यहां पर पहचान करता है एडेनिन और थाइमिन की, वैसे ही उनके मध्य बंधों को तोड़ दिया जाएगा। तोड़ते ही दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, जिसके कारण यहां पर एक खांच सी बन जाएगी। ठीक है, यहां पर जो बंध थे उन बंधों का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद, टूटने के बाद यहां पर एक खांच बन गई, इस खांच को कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। इस खांच को कहा जाता है रेप्लिकेशन फोर्क, रेप्लिकेशन खांच। ठीक है, अब ये जो रेप्लिकेशन खांच है, प्रतिकृतिकरण खांच भी कहते हैं, रेप्लिकेशन, इसे रेप्लिकेशन खांच कहा जाएगा, जिसमें अब रेप्लिकेशन प्रारंभ होगा। ठीक है, तो अगर इस रेप्लिकेशन खांच का निर्माण हो गया, अब इस रेप्लिकेशन खांच का अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करूं तो देखिए आधा इधर वाला, वैसे रेप्लिकेशन दोनों दिशाओं में प्रारंभ हो सकता है यहां पर, लेकिन हम सिर्फ आधे का अध्ययन करेंगे कि मान लीजिए ये इस प्रकार था, ठीक है, ये हो गया रेप्लिकेशन खांच, और ये बाकी आ गया आपका जो भी डीएनए था वो पीछे वाला। ठीक है, तो इस पर हमें क्या पढ़ना है, अब रेप्लिकेशन पढ़ना है, यानी कि यहां पर हम रेप्लिकेशन की क्रिया को क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी यहां पर क्या है, बंध थोड़े बहुत उपस्थित हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए अब मैं इस डायग्राम को अच्छे से बनाता हूं, समझने के लिए हम इसको इस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कोई समस्या नहीं है डायग्राम्स में। एक सिरा जो है वो है 3 तो दूसरा सिरा होगा 5 ये 5 है तो ये 3 ये 3 है तो ये 5 कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इनके बीच में यहां पर क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन बंध, क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन बंध। ये वाला डायग्राम ये रहा। ठीक, मतलब इसको हम ऐसे बना सकते हैं रेप्लिकेशन को समझने के लिए। अब यहां पर रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में इन डीएनए को खोलने का कार्य, यानी कि बंधों को आगे तोड़ने का कार्य एक एंजाइम के द्वारा किया जाएगा। तो यहां पर एक एंजाइम उपस्थित है, इस एंजाइम का नाम है हेलिकेज एंजाइम। इस एंजाइम को क्या कहते हैं, हेलिकेज एंजाइम। ये एंजाइम आगे आगे इन बंधों को तोड़ता जाएगा, लेकिन चूंकि हमें दिख रहा है कि आगे क्या है, कुंडलन है, यहां हमने कुंडलन नहीं बनाया है, लेकिन आगे हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, कुंडलन है। यहां पर हेलिकेज आ जाएगा, मान लो बंधों को तोड़ भी दे रहा है, लेकिन आगे कुंडलन भी तो है। उस कुंडलन को खोलने के लिए यहां पर 2 एंजाइम उपस्थित होंगे। एक एंजाइम प्रारंभ में पाया जाएगा जिसे गायरेज एंजाइम कहा जाएगा, और एक एंजाइम पीछे की तरफ पाया जाएगा जो कुंडलन को खोलने में सहायता करेगा। इस एंजाइम का नाम है टोपोआइसोमरेज। तो यहां पर ये 2 तरह के ऐसे एंजाइम हैं जो कुंडलन को खोलने का काम कर रहे हैं। कुंडलन को खोलने के साथ ये जो कॉइलिंग है उसे अनवाइंड करने का काम कर रहा है, खोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन बंधों को तोड़ने का काम कौन कर रहा है, यहां पर हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, तो यहां पर ये बंध हेलिकेज एंजाइम तोड़ देगा, और ये हेलिकेज एंजाइम धीरे धीरे क्या होगा, आगे जाता जाएगा। जैसे जैसे ये बंध खुलते जाएंगे वैसे वैसे हमें 2 सिंगल डीएनए के स्ट्रैंड प्राप्त होंगे। इन डीएनए स्ट्रैंडों को डीएनए टेम्पलेट कहा जाता है, डीएनए टेम्पलेट।
डीएनए टेम्पलेट उन डीएनए को कहा जाता है जिस पर क्या प्रारंभ होगा, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन इस पर भी प्रारंभ होगा, इसलिए इसे भी डीएनए टेम्पलेट कहेंगे, और इस पर भी रेप्लिकेशन प्रारंभ होगा, इसलिए इसे भी डीएनए टेम्पलेट कहेंगे। ठीक है, अब इन डीएनए टेम्पलेट के 3' एंड पर, इस डीएनए टेम्पलेट का 3' एंड ये है, इसलिए इस पर एक प्राइमर आकर जुड़ेगा। कौन आकर जुड़ेगा, एक प्राइमर आकर जुड़ेगा। इस प्राइमर का नाम है आरएनए प्राइमर। ठीक है, ये कौन आकर जुड़ गया यहां पर, आरएनए प्राइमर। और यह आरएनए प्राइमर इस डीएनए टेम्पलेट के जो वो है नाइट्रोजन क्षार है उनके साथ अस्थायी बंध बनाता है। ठीक है, ये आरएनए प्राइमर आकर क्यों जुड़ा, यह आरएनए प्राइमर अब डीएनए पॉलीमरेज को अपने साथ जोड़ेगा और नए डीएनए का निर्माण करेगा, नए डीएनए स्ट्रैंड का क्या करवाएगा, निर्माण करवाएगा। अगर आरएनए प्राइमर नहीं होता तो जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, जो डीएनए टेम्पलेट का निर्माण करवाएगा नए डीएनए टेम्पलेट का, वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कहां आकर जुड़ता उसे पता ही नहीं चलता। इसलिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को निर्देशित करने के लिए 3' सिरे पर कौन आकर जुड़ता है, आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो 3' पर कौन आकर जुड़ गया, आरएनए प्राइमर। और इस आरएनए प्राइमर के साथ एक पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा जिसका नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। कौन सा आकर जुड़ गया, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, तो प्राइमर जुड़ गया, प्राइमर के साथ कौन जुड़ गया, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। सेम स्थिति यहां होगी, यहां पर भी सबसे पहले कौन जुड़ेगा, 3' इधर है, लेकिन यहां पर चूंकि एंजाइम वगैरह उपस्थित हो तो यहां पर तो प्राइमर जुड़ नहीं सकता, खुले सिरे पर ही जुड़ सकता है। तो यहां पर कौन जुड़ जाएगा, प्राइमर। और प्राइमर के साथ कौन जुड़ जाएगा, वही डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, दोनों तरफ जुड़ गया। दोनों तरफ जुड़ते ही डीएनए पॉलीमरेज किसका संश्लेषण करना प्रारंभ करेगा, नए डीएनए का। ठीक है, तो इस प्रकार ये नए डीएनए का क्या कर रहा है, संश्लेषण। जैसे जैसे स्ट्रैंड आते आगे आगे तक जाता जाएगा, खिसकता जाएगा, वैसे वैसे नए डीएनए का क्या होता जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा। तो यहां पर ये जो संश्लेषण हो रहा है ये लगातार होता जाएगा जैसे जैसे डीएनए खुलता जाएगा। इसलिए इस संश्लेषण से निर्मित डीएनए के स्ट्रैंड को क्या कहा जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहा जाएगा, इस डीएनए स्ट्रैंड को क्या कहा जाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड या फिर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है, जबकि अगर हम नीचे वाले स्ट्रैंड की अगर बात करते हैं तो देखो पहली बार में इतने डीएनए का संश्लेषण हुआ, फिर ये आगे खिसकेगा, फिर आगे खिसक जाएगा। तो मान लीजिए जब ये पहली बार में बना था तो पहली बार में चूंकि थोड़ा सा स्ट्रैंड खुला हुआ था तो यहां पर प्राइमर जुड़ा, थोड़ा सा स्ट्रैंड खुला था तब, मतलब यहां तक का खुला हुआ था तो यहां पर प्राइमर जुड़ा, ये डीएनए पॉलीमरेज जुड़ा, ये डीएनए का संश्लेषण हुआ। फिर थोड़ा सा स्ट्रैंड खुल गया, फिर वापस दोबारा कौन जुड़ेगा, आकर प्राइमर आकर जुड़ेगा, फिर प्राइमर के साथ कौन जुड़ेगा, पॉलीमरेज जुड़ेगा, और पॉलीमरेज फिर क्या करेगा, नए डीएनए का संश्लेषण करेगा। तो यहां पर जो डीएनए का संश्लेषण हो रहा है दूसरे स्ट्रैंड पर, वो कैसे हो रहा है, वो लगातार नहीं हो रहा है, अपितु छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हो रहा है। इन टुकड़ों की सबसे पहले खोज ओकाजाकी नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इन्हें ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, या इस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, या इस स्ट्रैंड को डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये टुकड़ों में बन रहा है इसलिए इसका नाम ओकाजाकी। हिरोशिमा जो शहर है उसके एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने ई कोलाई नामक जीवाणु पर प्रयोग करते हुए इस स्ट्रैंड की खोज की थी। ठीक है, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा जाएगा इन्हें, ओकाजाकी फ्रैगमेंट हो गया ये वाला। इसे लैगिंग स्ट्रैंड भी कहा जा सकता है, इसे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये स्ट्रैंड खुलता जाएगा और स्ट्रैंड खुलने के साथ साथ नए डीएनए का क्या होता जाएगा, संश्लेषण। चूंकि स्ट्रैंड खुलता जा रहा है तो स्ट्रैंड दोबारा वापस पीछे जाकर ये कॉइलिंग ना हो जाए, ये वापस से एक दूसरे के साथ वापस जुड़ ना जाए, उसको रोकने के लिए यहां पर एक प्रोटीन पाए जाते हैं जो डीएनए के कुंडलन को वापस होने से क्या वो करते हैं, रोकते हैं। इन प्रोटीनों को कहा जाता है एसएसबी प्रोटीन। पूरा नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन।
ठीक है, समझ में ये चीज क्या हुई है। तो इस चीज के अंतर्गत हमने क्या किया, हमने देखा कि डीएनए पर किस प्रकार नए स्ट्रैंड्स का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब एक बार इस डायग्राम को आप देख लीजिए कि पहले हमने क्या किया था, एक डीएनए का स्ट्रैंड लिया, डीएनए एंजाइम द्वारा एडेनिन और थाइमिन की पहचान की, रेप्लिकेशन फोर्क बनाया और उस रेप्लिकेशन पे डीएनए का संश्लेषण क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या होगा वो बता रहा हूं आपको, इसलिए मुझे सारा इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इस चीज को। ठीक है, हटा दो, चलिए। अब हमारे पास कुछ इस प्रकार की स्थिति थी, 5' 3' 5' 3'। ठीक है, यहां पर बंधों को तोड़ने के लिए एक एंजाइम था, उसका नाम था हेलिकेज एंजाइम। यहां पर कुंडलन खोलने के लिए भी एक एंजाइम उपस्थित था जिसका नाम था गायरेज एंजाइम, और पीछे की तरफ एक एंजाइम था जिसका नाम था टोपोआइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, तो यहां पर ये है गायरेज और ये है टोपोआइसोमरेज, यहां लिख देता हूं दोनों को, ये है गायरेज एंजाइम और ये है टोपोआइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, यहां पर कुंडलन वापस ना हो जाए उसे रोकने के लिए क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, इन प्रोटीनों को क्या कहा जाता है, SSB। इन प्रोटीनों का नाम क्या है, SSB, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, यहां पर क्या है, ये प्रोटीन है SSB, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो इस प्रकार ये डीएनए व्यवस्थित हो गया। अब इस डीएनए पर क्या होगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, जो 3' एंड होगा डीएनए टेम्पलेट का, उस पर कौन आकर जुड़ेगा, आरएनए प्राइमर। इस आरएनए प्राइमर के साथ कौन आकर जुड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, ये तो है आरएनए प्राइमर और ये नीचे वाला है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, दोनों आकर जुड़ गए। सेम चीज यहां पर भी ऐसे ही होगा, और जिसके कारण क्या होगा, एक स्ट्रैंड का, नए स्ट्रैंड का क्या होगा, निर्माण होगा। ये स्ट्रैंड चूंकि लगातार बन रहा है, इसलिए इस स्ट्रैंड को हमने क्या कहा है, लीडिंग स्ट्रैंड या फिर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, इस वाले को। ठीक है, जबकि यहां नीचे क्या होगा, यहां नीचे जो स्ट्रैंड होगा वो टुकड़ों में बनेगा। पहले प्राइमर जुड़ा, ठीक है, प्राइमर के साथ पॉलीमरेज थर्ड जुड़ा, डीएनए बनाया, पॉलीमरेज थर्ड जुड़ा, डीएनए बनाया, पॉलीमरेज थर्ड जुड़ा, डीएनए बनाया। तो यहां पर क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रैंड खुलता जाएगा वैसे वैसे डीएनए का निर्माण होगा, लेकिन जैसे जैसे यहां स्ट्रैंड खुलेगा वैसे वैसे नए प्राइमर जुड़ेंगे, और नए प्राइमर जुड़ेंगे तो उसके साथ पॉलीमरेज भी जुड़ेंगे। तो यहां पर जो डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा वो कैसे बनेगा, टुकड़ों में, जिसकी खोज किसके द्वारा की गई है, ओकाजाकी नामक वैज्ञानिक द्वारा। ओकाजाकी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, इसलिए उनके सम्मान में इन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, या फिर इसे डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट कहते हैं, या फिर इसे लैगिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गए इसके 3 नाम। ठीक, तो इस प्रकार ये डीएनए संश्लेषण लगातार चलता जाएगा, और जैसे जैसे डीएनए संश्लेषण चलता जाएगा वैसे वैसे नए डीएनए का क्या होता जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है।
यहां पर हमने डीएनए प्राइमर यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि जब डीएनए का कंप्लीट संश्लेषण हो जाएगा तो वहां से प्राइमर को हटाना पड़ता है, नए डीएनए के संश्लेषण के बाद प्राइमर को हटना पड़ता है। और चूंकि ये डीएनए अगर प्राइमर होता तो डीएनए के साथ बंध बना लेता स्ट्रॉन्ग मजबूत वाला, और उसे हटाना संभव नहीं था। चूंकि ये आरएनए है और हम जानते हैं डीएनए और आरएनए में यूरेसिल और थाइमिन का फर्क होता है, एक में थाइमिन है डीएनए में और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या प्रेजेंट है? यूरेसिल। इसलिए आरएनए प्राइमर को आसानी से हटाया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आप ये देखोगे कि ये था ऊपर वाला, इसकी बता रहा हूं मैं, ये वाला डायग्राम बना रहा हूं, ये वाला ऊपर वाला टेम्पलेट था ना, जो एक ऊपर वाला टेम्पलेट था एक नीचे वाला टेम्पलेट था। तो एक तो था आपके पास से ऊपर वाला टेम्पलेट किस डायरेक्शन में? 3' और इधर था 5'। एक था आपके पास नीचे वाला टेम्पलेट 3' और 5', ये वाला ब्लैक वाला। ठीक है, अब इस ऊपर वाले स्टैंड पर तो नया डीएनए लगातार बन रहा है। तो बताओ किस डायरेक्शन में बन रहा है? इधर से इधर बन रहा है ना, इधर से इधर बन रहा है, मतलब 3' से 5' बन रहा है नहीं, ये तो इससे ऊपर वाले टेम्पलेट की डायरेक्शन है। नीचे वाला टेम्पलेट कैसे बनेगा? जब भी हम दो डीएनए बनाते हैं तो एक का अगर एक सिरा 3' है तो इसके पास हमेशा कौन सा सिरा होता है? 5' होता है ना। तो अगर इधर ऊपर वाले टेम्पलेट पे 3' है तो नीचे वाले टेम्पलेट पे कौन सा होगा? 5'। और अगर इधर 5' है तो इधर क्या होगा? 3'। इसका मतलब नए डीएनए का संश्लेषण किस दिशा में होता है? हमेशा 5' से 3' डायरेक्शन में। ठीक है, या 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में नए डीएनए का संश्लेषण होता है। तो ऊपर वाला जो स्टैंड था वो तो लगातार बन रहा है, लेकिन अगर नीचे वाले स्टैंड की बात करें तो ये भी बनेगा वही 5' से 3' डायरेक्शन में, लेकिन कैसे बन रहा है? टुकड़ों के रूप में। कैसे बन रहा है? टुकड़ों के रूप में बन रहा है ना, ओकाजा के फ्रेगमेंट्स के रूप में बन रहा है। सबके डायरेक्शन वही है, 5' से 3' की तरफ। ये भी वही 5' से 3' की तरफ ही बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहे हैं? टुकड़ों में बन रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पहले हमारे पास अगर शुरू वाला डायग्राम देखूं तो शुरू में क्या थे हमारे पास? इस प्रकार से 2 स्टैंड थे, ऐसे हमारे पास 2 स्टैंड थे। अब 2 स्टैंड से हमारे को कितने स्टैंड मिल गए? 4 स्टैंड मिल गए। मतलब डीएनए का क्या हो गया? रेप्लिकेशन हो गया। मतलब एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए आपके पास? 2 डीएनए बन गए, जिसमें एक स्टैंड पुराना एक स्टैंड नया, एक स्टैंड पुराना एक स्टैंड नया। मतलब कैसी विधि हो गई? अर्धसंरक्षी विधि। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही ये क्रिया समाप्त हो जाती है वैसे एक एंजाइम आकर काम करेगा जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इनके बीच में गैप को क्या कर देता है? भर देता है। मतलब नए न्यूक्लियोटाइड को बीच में लाकर के क्या कर देता है? जोड़ देता है। और उसके बाद एक एंजाइम और आएगा जिसका नाम है डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये डीएनए लाइगेज एंजाइम इनके अंतिम सिरों को आपस में जोड़ देते हैं, जिसके कारण एक पूर्ण डीएनए का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो पहले क्या था? गैप था बीच में, उस गैप को भरने का काम किसने कर दिया? डीएनए पॉलीमरेज ने। उसके बाद सिरों को जोड़ने का काम आपस में किसने कर दिया? डीएनए लाइगेज एंजाइम ने। तो डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा इनके जो गैप थे वो भर जाते हैं और ये आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार हमें एक पूर्ण डीएनए की क्या होती है? प्राप्ति होती है। अब पूर्ण डीएनए की ये जो प्राप्ति हो रही है इसको अगर हम देखें तो ये इस प्रकार दिखाई देगा आपको। ऊपर वाला डीएनए को बंद बन जाएंगे, कुंडलन हो जाएगा तो ये इस प्रकार दिखाई देगा। नीचे वाला डीएनए भी सेम दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार हमें कितने डीएनए मिल गए? 2 डीएनए मिल गए इस प्रकार। ठीक है, जबकि हमारे पास पैतृक डीएनए सिर्फ एक ही था। ये हमारे पास था पैतृक डीएनए। तो एक पैतृक डीएनए से हमें कितने डीएनए की प्राप्ति होगी? 2 डीएनए की, जिसमें एक स्ट्रैंड पुराने डीएनए का, एक स्ट्रैंड नए डीएनए का, एक स्ट्रैंड पुराने डीएनए का और एक स्ट्रैंड नए डीएनए का। इसलिए विधि क्या कहलाई? सेमी कंजर्वेटिव मेथड या फिर अर्धसंरक्षी विधि। और इसे रेप्लिकेशन इसलिए कहा कि एक डीएनए से आपको कितने डीएनए प्राप्त हो चुके? 2 नए डीएनए। ठीक है, तो ये है डीएनए रेप्लिकेशन की अर्धसंरक्षी विधि या फिर सेमी कंजर्वेटिव मेथड।
ठीक है, कौन कौन एंजाइम काम आ रहे थे, कौन कौन एंजाइम क्या नहीं आ रहे थे, वो सारा मैंने आपको बता दिया। पर एक एंजाइम रह गया जिसका नाम था न्यूक्लियस एंजाइम। वो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है कि मान लीजिए डीएनए निर्माण में कोई कमी रह जाती है, कोई गलती हो जाती है कि आना चाहिए था एडेनिन के अगेंस्ट, जैसे सपोज दैट यहाँ पर एडेनिन, यहाँ पर थाइमिन था, तो यहाँ पर आना चाहिए था एडेनिन, लेकिन गलती से क्या आ गया, साइटोसिन आ गया। तो उस समय इसको सही करने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता है, क्योंकि काट कर यहां पर सही किया जाएगा एग्जाम को, इसको न्यूक्लियोटाइड को, तो यहां पर इसको कट किया जाएगा। कट करने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता है उसे कहते हैं न्यूक्लियस एंजाइम। अगर बीच में से कट कर रहा है ये इसको तो एंडोन्यूक्लियस, और अगर किनारे पर से कट करता तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता होती। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड यहां पर नए न्यूक्लियोटाइड को क्या कर देता है, लाकर जोड़ देता है। ठीक है, तो ये जो करेक्शन करने का काम होता है, सही करने का काम होता है डीएनए को, कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम। और ये डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम किसके सहायता से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रम को काटता है, तो न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से। न्यूक्लियस दो प्रकार के होते हैं, अगर किनारे पर काटेगा कहीं से तो एक्सोन्यूक्लियस, और अगर बीच में से कहीं काटेगा तो एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो ये था आपका डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो इसके स्टेप्स होंगे वो स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं श्री कृष्णा कॉलेज मनोरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम सेकेंड ईयर के उस वीडियो को स्टार्टिंग करेंगे जिसमें हम रेप्लिकेशन के आगे की बात करने वाले हैं। मतलब लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने रेप्लिकेशन का एक प्रोसेस देखा था, और उस प्रोसेस को या उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे, ये देखेंगे कि वह प्रक्रिया कितने चरणों में या कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे प्रतिकृतिकरण या फिर रेप्लिकेशन के क्या क्या स्टेप हैं, क्या क्या चरण है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन की जब प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि रेप्लिकेशन की प्रक्रियाओं को कुछ चरणों में बांटा गया है, और यहां पर हम टोटल 3 चरणों का अध्ययन करेंगे। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की सक्रियता, रेप्लिकेशन खांच का निर्माण और विकुंडलन, और डीएनए की नई श्रृंखला का संश्लेषण। ये 3 मुख्य चरण हैं प्रतिकृतिकरण के, और उसके बाद प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होगा, रेप्लिकेशन प्रारंभ होगा, और नई डीएनए श्रृंखलाओं का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की सक्रियता। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड आएगा। इसे डीएनए स्ट्रैंड का अपने को क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है। मतलब इस डीएनए स्ट्रैंड से नए डीएनए स्ट्रैंड्स का क्या करना है, निर्माण करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इस डीएनए स्ट्रैंड को सक्रिय किया जाएगा। ये जो टेम्पलेट है, ये जो डीएनए का टुकड़ा है, अणु है, इसको क्या किया जाएगा, सबसे पहले सक्रिय किया जाएगा। सक्रिय करने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की सक्रियता के लिए हम यहां पर इसके ऊपर एक एंजाइम का प्रयोग करेंगे। उसका नाम क्या है, डीएनएज एंजाइम। यह डीएनएज एंजाइम इस कुंडलन के अंदर, इस अणु के अंदर उन स्थलों का चयन करेगा जिनमें एडेनिन और थाइमिन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे ही इनकी पहचान कर लेगा तो यहां पर डीएनए कुंडलन के मध्य एक विशेष प्रकार की किसका निर्माण हो जाएगा, खांच का। एक विशेष प्रकार की क्या बन जाएगी, फोर्क। फोर्क मतलब खांच बन जाएगी। यानी कि जैसे ही डीएनए सक्रिय होगा वैसे ही सक्रिय डीएनए पर डीएनएज एंजाइम काम करेगा, और डीएनएज एंजाइम द्वारा एडेनिन और थाइमिन की पहचान होगी, जिसके बाद एडेनिन और थाइमिन के बीच के बंधों को तोड़ दिया जाएगा। तोड़ने वाले स्थान पर या टूटने वाले स्थान पर किसका निर्माण होगा, रेप्लिकेशन खांच का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दूसरा स्टेप, रेप्लिकेशन खांच का निर्माण। यानी कि इस प्रकार क्या बन जाएगी, एक खांच निर्मित हो जाएगी। इस खांच को ही हम क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन खांच। ठीक है, और इस रेप्लिकेशन खांच के पीछे की तरफ डीएनए के कुंडलन को खोलने के लिए एक एंजाइम पाया जाएगा जिसका नाम क्या है,
गायरेज एंजाइम, और एक और एंजाइम यहां पर होता है जो कुंडलन खोलने में सहायता करता है, इसका नाम है टोपो आइसोमरेज। तो यहां पर दो प्रकार के एंजाइम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं कुंडलन को खोलने में, मतलब वे कुंडलन में। तो सबसे पहले तो रेप्लिकेशन खांच का निर्माण होगा, उस रेप्लिकेशन खांच के बाद इन दोनों का क्या होगा, वे कुंडलन होगा, मतलब इनका जो कुंडलन होगा वह कुंडलन क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, तो पहले चरण में डीएनए एंजाइम पहचानता है, दूसरे चरण के अंतर्गत यहां पर रेप्लिकेशन खांच और विकुंडन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। दो चरण समाप्त। ठीक है, समझ में आ गए दो चरण, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दो चरणों के बाद क्या होगा कि जो डीएनए टेम्पलेट है, टेम्पलेट उस डीएनए खंड को कहते हैं जहां पर ये रेप्लिकेशन की क्रिया क्या होने वाली है, प्रारंभ होने वाली है। डीएनए का वह खंड जिस पर रेप्लिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, उस डीएनए खंड को डीएनए टेम्पलेट कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक कुंडलन खुल जाएगा। कुंडलन खुलने के बाद यहां पर सबसे पहले जैसे 3' एंड है, ये 5' है, ये 3' है और ये 5' है। तो सबसे पहले क्या होगा, इस कुंडलन के खुलते ही डीएनए की नई श्रृंखलाओं का निर्माण क्या हो जाएगा, यहां पर प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि रेप्लिकेशन खांच के निर्मित होते ही और विकुंडलित होते ही, मतलब कुंडलन के खुलते ही डीएनए की नई श्रृंखलाओं का क्या हो जाएगा, संश्लेषण प्रारंभ हो जाएगा। डीएनए की नई श्रृंखलाएं क्या हो जाएंगी, बनना प्रारंभ हो जाएंगी। और उस बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले आरएनए प्राइमेज एंजाइम के द्वारा, किसके द्वारा, आरएनए प्राइमेज एंजाइम के द्वारा आरएनए प्राइमर का क्या होगा, निर्माण होगा। यानी कि आरएनए जो प्राइमेज एंजाइम है वो किसका निर्माण करेगा, आरएनए प्राइमर का। और ये जो आरएनए प्राइमर है, यह आरएनए प्राइमर इस डीएनए अणु के या टेम्पलेट के 3' एंड की तरफ आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले संश्लेषण के लिए कौन जुड़ेगा आकर, प्राइमर आकर जुड़ेगा। ये जो प्राइमर यहां पर आकर जुड़ता है, इसमें लगभग 6 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। मतलब ये 6 से 10 न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो टेम्पलेट डीएनए के 3' एंड की तरफ आकर जुड़ता है। ठीक है, तो प्राइमर जुड़ गया। अब इस प्राइमर से कौन जुड़ेगा आकर, डीएनए पॉलीमरेज। इस प्राइमर से आकर कौन जुड़ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। सेम चीज इधर भी होगी, यहां भी कौन जुड़ेगा, सबसे पहले 3' की तरफ, ये 3' है इधर, तो इस 3' की तरफ कौन जुड़ जाएगा, प्राइमर। और इस प्राइमर के साथ कौन जुड़ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, तो ये तो है प्राइमर और ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, दोनों जुड़ गए आपस में। यहां भी सेम हो गया, दोनों जुड़ गए। जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, कौन सा वाला, डीएनए पॉलीमरेज यहां पर थर्ड वाला जुड़ता है, तो थर्ड वाला पॉलीमरेज जैसे ही जुड़ेगा वैसे ही नई डीएनए श्रृंखला का क्या हो जाएगा, निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, नई डीएनए श्रृंखला का क्या हो जाएगा, निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। नीचे की तरफ भी नई श्रृंखला का क्या होगा, निर्माण। क्योंकि नीचे की तरफ जो होता है स्ट्रैंड धीरे धीरे खुलता है और धीरे धीरे रेप्लिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जो मैंने आपको कल समझाई थी कि कैसे होती है ये। उसके लिए आप पुराना वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो उसमें यहां पर जो प्राइमर बन रहा है, सॉरी यहां पर जो नया डीएनए बन रहा है वो किस रूप में बनेगा, छोटे छोटे खंडों के रूप में या छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। इस प्रकार जो ऊपर बन रहा है डीएनए का खंड या डीएनए का जो टुकड़ा बन रहा है नया, वह लगातार बनता है, इसलिए इस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड या फिर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। जबकि जो नीचे वाला टुकड़ा बन रहा है वह लगातार नहीं बनता, इस कारण इसे लैगिंग स्ट्रैंड या फिर ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे प्रक्रिया पूरी समाप्त होगी और इस प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात, जैसे ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, तो इस प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात ऊपर वाले डीएनए टेम्पलेट जो कि 3' से 5' डायरेक्शन में था, उस पर लगातार एक नए डीएनए का निर्माण होगा। किस दिशा में, 5' से 3' दिशा में। जबकि नीचे वाला जो डीएनए का टुकड़ा था या डीएनए टेम्पलेट था, उस पर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में नए डीएनए का क्या होगा,
संश्लेषण होगा। मतलब नया डीएनए किस रूप में संश्लेषित हो रहा है? छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। तो एक तो लगातार बनेगा, एक छोटे छोटे टुकड़ों में। लगातार जो स्ट्रैंड बनेगा उसे अपन लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कह रहे हैं, जबकि जो टुकड़ों में बन रहा है उसे हम लैगिंग स्ट्रैंड या ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रिया हो जाएगी। जैसे ये क्रिया होगी उसके बाद जितने भी प्राइमर यहां से जुड़े हुए थे वो सभी प्राइमर क्या हो जाएंगे? इन नए बने हुए स्ट्रैंड से हट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अलग होने का कार्य कौन करवा रहा है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए जो पॉलीमरेज, 3 प्रकार के पॉलीमरेज थे, उनमें से डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है वो इनको क्या कर देगा? जितने भी प्राइमर जुड़े हुए थे उन सबको, ये जो प्राइमर थे रेड वाले, इन सबको क्या कर देगा? हटा देगा। ठीक है, और जैसे ये क्रिया हो जाएगी, हटने की क्रिया हो जाएगी, वैसे ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बीच में नए न्यूक्लियोटाइड्स का क्या हो जाएगा? संयोजन हो जाएगा। किसके द्वारा? वही डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा। और उसके बाद लाइगेज एंजाइम इन खंडों को आपस में क्या कर देगा? जोड़ देगा। मतलब जैसे दो गैप रह गए बीच में, इसके बीच में डीएनए पॉलीमरेज तो क्या करता है? नए न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण करता है, और लाइगेज एंजाइम इनके सिरों को आपस में क्या कर देता है? जोड़ देता है। इस प्रकार एक सतत स्ट्रैंड का क्या हो जाएगा? निर्माण। लगातार स्ट्रैंड का क्या हो जाएगा? निर्माण। तो ऊपर भी लगातार स्ट्रैंड बन गया, नीचे भी लगातार स्ट्रैंड बन गया। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि ओकाजाकी जो खंड थे वो आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। मतलब ओकाजाकी खंडों का क्या हो गया? योग हो गया। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका चौथा, 3 स्टेप हो चुके हैं, उसके बाद आपका चौथा क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन या फिर समापन। अब समापन की प्रक्रिया में क्या होगा? समापन की प्रक्रिया में ये जितने भी डीएनए स्ट्रैंड्स थे ये वापस क्या हो जाएंगे? कुंडलित हो जाएंगे। मतलब ये ऊपर वाला डीएनए स्ट्रैंड है, ये वाला, और ये नीचे वाला डीएनए स्ट्रैंड है, जिनके साथ दो नए डीएनए स्ट्रैंड्स का क्या हो जाएगा? संश्लेषण हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति क्या हो जाएगी? उत्पन्न हो जाएगी। अब इस प्रकार की स्थिति के अंदर बने हुए डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड पुराना, एक स्ट्रैंड नया, एक स्ट्रैंड पुराना, एक स्ट्रैंड नया। इस कारण इस विधि को डीएनए संश्लेषण की सेमी कंजर्वेटिव मेथड या फिर अर्ध संरक्षी विधि कहा जाता है। और जैसे ही इन डीएनए स्ट्रैंड्स का कुंडलन हो जाएगा वैसे ही रेप्लिकेशन का क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। इस प्रकार एक पैतृक डीएनए के द्वारा दो नए डीएनए का क्या हो रहा है? संश्लेषण। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। ठीक है, तो रेप्लिकेशन की जो क्रिया होती है, यह रेप्लिकेशन की क्रिया 4 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले डीएनए जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है वो क्या होंगे? सक्रिय होंगे। सक्रिय करने के बाद डीएनए एंजाइम उनके बंधों का विखंडन करेगा, तोड़ेगा। बंध के टूटते ही यहाँ पर एक खांच बनेगी जिसे रेप्लिकेशन खांच कहा जाएगा। रेप्लिकेशन खांच के बनते ही यहाँ पर विकुंडलन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। मतलब डीएनए का जो कुंडलन था वो खुलना प्रारंभ होगा गायरेज एंजाइम और टोपो आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा। जैसे ही विकुंडलन की क्रिया होगी वैसे ही सबसे पहले प्राइमर आकर जुड़ेगा, प्राइमर के साथ पॉलीमरेज आकर जुड़ेगा, नई श्रृंखला का निर्माण होगा। ठीक है, एक श्रृंखला तो लगातार बनेगी डीएनए की जिसे हम लीडिंग स्ट्रैंड या फिर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहेंगे। एक श्रृंखला टुकड़ों में बनती है जिसे लैगिंग स्ट्रैंड या फिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या होंगे? प्राइमर हट जाएंगे और ये टुकड़ों के रूप में अपने को नीचे वाला टुकड़ों के रूप में, ऊपर वाला लगातार प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद टुकड़ों को आपस में जोड़ने का कार्य लाइगेज एंजाइम करते हैं और टुकड़ों के स्थान पर नए डीएनए संश्लेषण का कार्य डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करेगा। उसके बाद ये लगातार जुड़ जाएंगे, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? ओकाजाकी खंडों का योग हो जाएगा, जिसके कारण हमें दो टेम्पलेट्स के ऊपर दो नए डीएनए के स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे? प्राप्त हो जाएंगे। मतलब एक डीएनए के स्ट्रैंड से आपको दो स्ट्रैंड अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे। मतलब एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए? यहाँ पर 2 डीएनए का निर्माण हो चुका है। अब बने हुए ये 2 डीएनए आपस में कुंडलित हो जाएंगे। जैसे ही कुंडलित हो जाएंगे वैसे ही रेप्लिकेशन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। चूंकि इस प्रकार के कुंडलन में एक स्ट्रैंड पुराना और एक स्ट्रैंड नया है, एक स्ट्रैंड जो कि पैतृक से आया है और एक स्ट्रैंड नया निर्मित हुआ है, इसमें भी एक स्ट्रैंड पैतृक यानी कि जनक से आया और दूसरा स्ट्रैंड नया बना है। इस कारण इस संश्लेषण की विधि को या प्रतिकृतिकरण की इस विधि को अर्ध संरक्षी विधि कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी प्रतिकृतिकरण के चरण या फिर रेप्लिकेशन के स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन और उसकी प्रक्रिया मैंने जो प्रोसेस था, प्रक्रिया जो थी वो मैंने कल भी आपको समझाई थी। आज भी दोबारा एक बार प्रक्रिया समझा दी है, रेप्लिकेशन की पूरी मैकेनिज्म समझा दी है, पूरा प्रोसेस समझा दिया और उसके साथ आपको बता दिए स्टेप्स। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का सक्रियण, रेप्लिकेशन खांच का निर्माण और विकुंडलन, डीएनए की नई श्रृंखला का संश्लेषण और समापन।
और डीएनए की नई श्रृंखला के संश्लेषण में प्राइमर जुड़ेगा, प्राइमर के साथ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जुड़ेगा, नई डीएनए श्रृंखला का निर्माण होगा, प्राइमर हट जाएगा, ओकाजा के खंड जुड़ेंगे, 4 स्ट्रैंड्स का या 4 रज्जुओं का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। कितने रज्जुओं से, 2 रज्जुओं से। मतलब जो डीएनए पहले 2n था, मतलब जिसमें 2 रज्जु थे, वो अब कैसा हो गया यहाँ पर 4n। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है कि डीएनए संश्लेषण की या फिर कोशिका विभाजन की एस प्रावस्था में, एस प्रावस्था से पहले यदि आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए का नंबर 2n है, तो एस प्रावस्था की समाप्ति पर आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए का नंबर कितना होगा, 4n हो जाएगा। ये दुगना हो जाएगा, मतलब पहले जितना, जैसे ये एक स्ट्रैंड 1 था तो 2 हो गए, अगर ये 2 होते तो टोटल कितने हो जाते, स्ट्रैंड 4 हो जाते। ठीक है, तो ये थी आपकी रेप्लिकेशन की प्रक्रिया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होंगे रेप्लिकेशन का क्या महत्व है, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।